मान लीजिए इस पूरी दुनिया के पुरुष दहेज मांग रहे हैं और इस पूरी दुनिया की महिलाएं कह रही हैं हम दहेज नहीं देंगे। लड़कों को शादी करनी पड़ेगी, इस कुरीति को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों को पता है कि भाई अब तो कोई दहेज नहीं दे रही, मैं इससे करूँ उससे करूँ या इससे करूँ, मुझे तो सारी बराबर मिल रही है। अभी क्या होता है कि एक बेटी ने बोला मैं दहेज नहीं दूंगी, बट दूसरी के देने के लिए रेडी है, तो वो जो चीज़ उनको चाहिए वो वहाँ से मिल रही है। तो हमें दोनों पक्षों पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसी कुरीतियों को खत्म कर सकते हैं। देखिए परिवर्तन जो होता है ना वो हमसे शुरू होता है, हम ही होते हैं, उसके बाद में हम किसी दूसरे को देखते हैं। लेकिन सोसाइटी में आप देखेंगे एक चीज़ ये होती है कि हर व्यक्ति अभी के टाइम पे दूसरों में कमियां निकालना जानता है या दूसरों को बताना जानता है कि तुमको ये करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है, परिवर्तन घर से शुरू होता है, बट लोग इस चीज़ को नहीं समझते। उनको लगता है कि पहले पूरी दुनिया परिवर्तित हो उसके बाद में हम परिवर्तित हो। लड़कों का दहेज देने पे तो इशू बन जाता है लेने पे, लेकिन वहीं पे लड़कियां जब ये डिमांड करती हैं या उनके पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि हमें तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, तब इशू क्यों नहीं बनता है? क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। लड़कियों को हमेशा हमने ऐसे रेस किया कि वो पहले पिता पे निर्भर है, फिर पति पे निर्भर है और बुढ़ापे में बेटे पे निर्भर है, वो जिंदगी भर निर्भर है। तो निर्भरता की उस गुण में हमने देखा कि स्टेबिलिटी ढूंढे, वो सरकारी नौकरी वाला हो, उसका स्टेटस हो, पीछे उसके पास ज़मीन हो या कुछ हो कि कल को हमारी बेटी को परेशानी ना उठानी पड़े। आज के इस दौर में महिलाओं और बच्चों के अधिकार के लिए लड़ना असंभव है, पर इसे संभव बनाया है आज के हमारे अतिथि भाग्यश्री सैनी ने। आइए मिलते हैं हमारे शो पे, द लीजेंड शो पे। नमस्ते मैम। नमस्ते। और कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना मैम आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो ज्योति जी आपका थैंक यू कि आपने मुझे आमंत्रित किया आपके इस खूबसूरत से शो में, द लीजेंड शो जैसा कि इसका नाम है। थैंक यू सो मच। मैम हम जानना चाहेंगे कि आपने बच्चों और महिलाओं के लिए ये जो अधिकारों की लड़ाई का संघर्ष आपने शुरू किया, वो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं एक बहुत नॉर्मल सी गांव से बिलोंग कर सकती हूँ। आप बोल सकते हैं छोटा सा शहर, उसमें एक गाँव खेतड़ी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतड़ी पड़ता है। एंड चूँकि बचपन से जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पे बेटा और बेटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन रहे हैं। पहले वो चीज़ बुरी लगती थी कि पेरेंट्स डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बट जैसे जैसे हम लोग इस क्षेत्र में काम करने लगे, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, तो चीज़ें समझ में आ रही है कि इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। तो वो जो बचपन में चीज़ देखी थी कि आप अपने आसपास की जो सोसाइटी है, आपके आसपास के जो परिवार है, इवन आप खुद, कि लड़का और लड़की को रेज ही बहुत अलग तरीके से किया जाता है। पेरेंट्स बेटे को बेटे की तरह बड़ा करता है और बेटी को बेटी की तरह, जबकि दोनों को इक्वली ह्यूमन बीइंग की तरह बड़ा करना चाहिए। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह देखा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर बच्ची को हायर एजुकेशन देने की बात होती थी तो पेरेंट्स कभी भी उस ओर नहीं जाते थे, क्योंकि अगर रिसोर्सेज कम हैं तो थॉट्स उनके वैसे ही थे कि अगर रिसोर्सेज हमें लगाने हैं तो बेटे पे लगाने हैं, क्योंकि बेटा तो भविष्य में शादी करके हमारे बुढ़ापे को संवारेगा, घर का आधार है, घर की नींव है, घर का मुखिया वही है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में बेटियों का क्या है, हम उन पे इन्वेस्ट भी करें, फिर उनकी शादी भी करें, फिर उसमें दहेज भी दें। तो मैं अगर ये बोलूँ कि इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, और पेरेंट्स भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमारे सोसाइटी का सेटअप भी ऐसा है बिल्कुल कि हमने हमेशा बेटियों को बोझ समझा है, पराया धन समझा है। एंड पराया धन में दे आर लाइक कि हम क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो क्वेश्चंस थे, वो दिमाग में हमेशा रहे हैं कि बेटी के साथ अगर ऐसा है, अगर मेरे ब्रदर को ये चीज़ दी जा रही है तो मुझे क्यों नहीं। तो वो अगर मेरा ब्रदर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं, अगर मेरे भाई से इतनी ढेर उम्मीदें हैं तो मुझसे क्यों नहीं। तो वो चीज़ मैं मानती हूँ कि अगर बेटा पेरेंट्स को संभाल सकता है तो बेटी भी संभाल सकती है। बेटा अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है तो बेटी भी अपना बेस्ट करके वो कर सकती है, अगर आप उसे मौका दे तो। वो डिस्क्रिमिनेशन, वो सारे सवाल कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहे हैं, और आज उन्हीं की परिणति है कि आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम वर्किंग फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स। जी मैम, ये जो आपने लड़का और लड़की का जो बताया है, आपको नहीं लगता कि आज भी ये चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं?
काफ़ी समाज जो है आगे बढ़ चुका है, लड़कियों को पढ़ाने भी लग गए हैं, लड़कियों को काफ़ी चीज़ों में आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, काफ़ी फील्ड में हैं जो लड़कियां अपना नाम कर रही हैं। उसके बावजूद भी आज भी ऐसे काफ़ी परिवार हैं जहाँ पे ये लड़का लड़की का जो भेदभाव है ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, डेफिनेटली सोसाइटी में कोई भी चीज़ 100% चेंज नहीं होती। सोसाइटी इज चेंजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। एंड लड़का एंड लड़की में अभी भी बहुत भेद हैं। अगर आप मॉडर्न सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग तरह के भेद हैं, लेकिन अगर आप ग्रामीण स्तर पे जाएंगे तो स्टिल जो भेद हम पहले देखते थे लड़का और लड़की में, चाहे उनके खाने को लेके हो, चाहे उनके एजुकेशन को लेके हो, चाहे उनके पहनावे को लेके हो, चाहे उनके राइट्स को लेके हो, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट पेरेंट्स बेटे पे नहीं लगाते हैं। अगर बेटे को शाम को घर से बाहर जाना है तो वो फ्रीली जाएगा, वो बिना बताए भी जाएगा, वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा। लेकिन बेटी के साथ वो चीज़ जुड़ी हुई है कि आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, जोर से क्यों हंस रही हो। आज भी अगर आप बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और शहरी क्षेत्रों में भी है वो भेदभाव, लेकिन वो थोड़ा सा उसका स्वरूप चेंज हो गया है। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिमिनेशन और वो जो थॉट्स हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो अभी भी जारी हैं, वो चल रहे हैं, वो अभी भी आप देखेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग इसके कारण की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हमने जितने भी नॉर्म्स बनाए हैं हमने वहाँ पे बेटे को आधार माना है कि बेटा जो है वो हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बेटा चाहे वो घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटा जो घर की जो मेन धुरी है वो बेटा है, बेटियां नहीं है। तो इसमें पेरेंट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें सोसाइटी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, ये सेटअप है। मैं हमेशा हम लोग सोचते हैं इट्स अबाउट जेंडर, मुझे लगता है ये विचारों की लड़ाई है। एक फादर, एक घर जहाँ पे हम लोग सिर्फ दे आर हैविंग वन डॉटर, लेकिन एक घर वो भी है जहाँ पे बेटे की चाह में हमने 6 बच्चे कर दिए हैं। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, नथिंग एल्स। अगर हम लोग ये मान लें कि हमारी एज अ पेरेंट जिम्मेदारी ये है कि दोनों बच्चे इक्वल हैं, दोनों को इक्वली रेज करना है। इट्स ऑल अबाउट संस्कार, जितना हम बेटी को दे रहे हैं बेटियों को भी देंगे। अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दूं तो आप कभी वृंदावन जाएंगे तो बेटों ने अपने पेरेंट्स ने कभी उनको पाला था, बेटा चाहा था कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वही बेटा अपने पेरेंट्स को वृंदावन में छोड़ आता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि वो घर जहाँ पे बेटियां हैं वो बुढ़ापे में भी 2 घरों की जिम्मेदारियों को संभाल रही है, एक अपने ससुराल का इन-लॉज और एक पेरेंट्स का। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। कि हम लोग सोचते हैं कि बेटा है तो ये करेगा, बेटी है तो ये नहीं कर पाएगी, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ विचारों का खेल है, विचारों की लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि ये सब कैसे बदला जा सकता है? आई थिंक एक साथ नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से इस और लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो हम जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो एजुकेशन के लेवल पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लेवल पे हो कि जो गवर्नमेंट अब जेंडर बजटिंग ला रही है, बहुत सी पॉलिसीज़ महिलाओं के लिए ला रही है, महिलाओं को सेंटर में रख के ला रही है। लेकिन ये चीज़ें ग्रेजुअली चेंज होंगी। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, या पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल, या गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल। सारी स्टेक होल्डर्स जो है, पेरेंट्स, सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट, इन सबको मिलजुल के एक साथ आना पड़ेगा। एजुकेशन, उसके बाद में जो कंसोलिडेटेड एक प्लान होता है जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब ये सारे स्टेक होल्डर्स अपने लेवल पे काम करेंगे ना तो चीज़ों को हम परिवर्तित कर पाएंगे। अगर मैं इस पॉडकास्ट पे बोलूँ कि पेरेंट्स की ही कमी है, नहीं, पेरेंट्स को सोसाइटी प्रेशराइज करती है। तो सोसाइटी में जब तक हम वो अवेयरनेस नहीं लाएंगे, वो सपोर्टिव सिस्टम, सपोर्ट वाला एंगल नहीं लाएंगे, तो चीज़ें नहीं परिवर्तित होंगी। अगर अभी जो सोसाइटी चल रही है, मैं बोलूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, तो गवर्नमेंट तो बहुत लंबे समय से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। जब तक लोग इसको एडेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो चीजें हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो होलसम सभी स्टेक होल्डर्स को आगे आना पड़ेगा, हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग रूट्स पे काम कर पाएंगे, चीजों को परिवर्तित कर पाएंगे। आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपको पेरेंट्स का स्टैंड लेना। अगर वो स्टैंड लेंगे तो सोसाइटी कुछ नहीं, क्योंकि सोसाइटी भी हमसे ही है। अगर पेरेंट्स सब लोग आके स्टैंड लेंगे कि नहीं भाई हमें हमारे बच्चों के लिए ये करना है, तो आई थिंक ये सोसाइटी को भी बदला जा सकता है। अगर सोसाइटी चेंज हो जाएगी तो ओवरऑल सारी चीज़ों पे प्रोग्रेस हो सकती है। देखिए, परिवर्तन जो होता है ना वो हमसे शुरू होता है, हम ही होते हैं।
उसके बाद में हम किसी दूसरे को देखते हैं। लेकिन सोसाइटी में आप देखेंगे एक चीज़ ये होती है कि हर व्यक्ति अभी के टाइम पे दूसरों में कमियां निकालना जानता है या दूसरों को बताना जानता है कि तुमको ये करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूँगी, हम लोग जब भी कभी बैठे होता है ना, हम लोग बोलते हैं सरकार ने ये नहीं किया, सड़कें टूटी हुई हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं किया, पानी नहीं आ रहा है, इसने ये नहीं किया, स्कूलों का ये सिस्टम है। अगर हम लोग एक स्कूल की बात करें, मैं उस इंडिविजुअल पर्सन से पूछती हूँ, क्या आप एक फादर हैं या आप एक बेटे हैं, आप एक टीचर हैं, जो आपका रोल है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूर्ण रूप से निभाई? अगर हर व्यक्ति अपने लेवल पे ये सोचने लगे, जैसे आज मैं बोलूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, मेरी तरह आपकी तरह हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, चाहे वो फैमिली के लेवल पे है, सोसाइटी के लेवल पे या अपनी नौकरी के लेवल पे है, कि वो टीचर है, डॉक्टर है, जो भी है, पुलिस वाला है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभा दे और हर नागरिक में ये चीज़ आ जाए तो वो चीज़ें रहेंगी नहीं। तो कहते हैं ना कि परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है, परिवर्तन घर से शुरू होता है, बट लोग इस चीज़ को नहीं समझते। उनको लगता है कि पहले पूरी दुनिया परिवर्तित हो, उसके बाद में हम परिवर्तित हो। और जितना मैंने अपने अनुभव से देखा है, लोगों को मैंने परखा है, उतना मैंने ये महसूस किया है कि लोग ना दिखावा ज़्यादा करते हैं। ये कहने के लिए बोलते हैं कि हम तो अरे खुले विचारों वाले हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो हमारी बेटी बहू को ऐसे रखते हैं वैसे रखते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है। एक्चुअली 10th में एक संस्कृत में एक श्लोक था, स्वभावे द्वितीक्रम, स्वभाव कभी बदलता नहीं है। मैंने ये अपनी ड्रॉप आउट्स बेटियों में काम करते हुए भी देखा। सोसाइटी का जो स्वरूप अभी चेंज हुआ है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े हैं, हमने उन चीज़ों को पूर्ण रूप से अडॉप्ट नहीं किया है। हमने कपड़ों में अडॉप्ट कर लिया है कि वी आर मॉडर्न, हमने बोलने में अडॉप्ट कर लिया। और अभी 21st सेंचुरी में तो बड़ी बड़ी बातें करना सबको आता है, चाहे वो किताबों से सीखा हो, टीवी से सीखा हो, हमने सोशल मीडिया से सीखा हो, लेकिन उनको आत्मसात करना, खुद में उन चीज़ों को लाना। जैसे कि अब अगर हम किसी दूसरे को बोलते हैं कि अरे आप लड़ो मत, अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हमने उन चीज़ों को खुद में आत्मसात किया है? तो ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सोसाइटी अभी फैंसी बहुत हो गई है। अगर इसका एग्जाम्पल हम ले बिग इंडियन फैट मैरिजेस, कि अभी शादियां जो है उसमें इतना खर्चा है, इतना दिखावा है कि हमें बेस्ट दिखाना है, हमारा एक नाम है, हमें उससे बेहतर करना है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस उन पेरेंट्स पे क्या जा रहा है, मिडिल क्लास जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो दूसरे लोगों को भी वैसी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि ये लोग भी हमारी अपनी बेटियों की शादी कितने हाई लेवल पे करें। तो देखिए ये एज इफेक्ट है, हम जो सोसाइटी में कर रहे हैं वो दूसरा उससे सीख रहा है। तो वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि सोसाइटी अभी जो जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे जो हम लोग देख रहे हैं, एक समुद्र है, इंफॉर्मेशन का इतना फ्लो है, हमें नहीं पता किसको हमें डाइजेस्ट करना है, किसको हमें छोड़ देना है, और सही और गलत को हम सिर्फ देख रहे हैं और हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो हम आत्मसात नहीं कर रहे हैं, रियल मायनों में जो हमें अपने नेचर में लाना है वो हम नहीं ला पा रहे हैं। इसी का ही एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी बेटी की शादी थी, एक्चुअली थी बेटे की, लेकिन जो उनकी डॉटर इन लॉ होने वाली थी, उनके पापा, उन्होंने खुद लड़के वालों ने आगे से चल के बोला था कि देखो हमें नहीं करना है इतना खर्चा वर्चा कुछ भी, अब सिंपल हमें तो बेटी दोगे काफ़ी होगा। एक लड़के वाले अगर ये इनिशिएट कर रहे हैं ना तो बहुत अप्रिशिएटेबल होता है ये, कि आप अप्रिशिएट करने वाला होता है कि हाँ बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हो। बट लड़की वालों ने वहाँ पे ये बोला कि नहीं नहीं, हमारे कोई भारी थोड़ी ना पड़ रही है बेटी, हम तो पूरे प्रॉपर तरीके से शादी करेंगे धूमधाम से। तो ये वाला जो माइंड थॉट है ना, ये अभी भी लोगों का चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पैसों से वो उस चीज़ को तोल रहे हैं। देखिए ज्योति जी, इसमें एक चीज़ होती है ना कि मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको ऐसी कुरीतियों को ख़त्म करना है जहाँ पे दहेज की बात आती है, तो लड़का, हम लोग हमेशा क्या देखते हैं कि लड़का दहेज ना ले, हम लोग इसको ऐसे ही देखते हैं। मेरा ये मानना है कि लड़की भी क्यों नहीं डिनाई करेगी, अगर ये दहेज ले रहा है मैं शादी नहीं करूँगी, जब तक दोनों पक्ष ये नहीं होंगे कि लड़की ये बोल रही कि आई एम नॉट गिविंग, मैं नहीं दे रही, मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे बहुत इन्वेस्ट किया है, मैं अपने आप में बहुत बड़ा दहेज हूँ भाई आपके लिए, लड़का ही बोल रहा है कि मैं नहीं ले रहा, तब जाके चीज़ें खत्म होगी। हम लोग सिर्फ वन साइडेड ये बोलें कि लड़कियां देना मना कर दें, या हम लोग ये बोले कि लड़का लेना मना कर दे, वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। दोनों पक्षों को चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी का सेटअप कुछ ऐसा है बच्चियों को लेके कि जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को नहीं देते हैं दहेज, ससुराल में उनको परेशान होना पड़ता है, ससुराल में उनको ताने सुनने पड़ते हैं, ससुराल में उन बेटियों का कंपैरिजन पड़ोस में अगर कोई बच्ची जिसकी शादी हुई है जिसको दहेज मिला उससे किया जाता है, तो मानसिक रूप से वो एक प्रताड़ना हो जाती है। तो पेरेंट्स जो ये बात बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं
क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बच्चियों के साथ ये चीज़ें हों। जैसा कि आपने बोला कि उनके पेरेंट्स ने दहेज दिया कि हम पे ये बोझ थोड़ी है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि उनको ये लगा कि उनकी बेटी अगर वो दहेज देंगे तभी बोझ नहीं देखी जाएगी, अगर वो नहीं देंगे तो वो बोझ नहीं होगी। तो दोनों एंगल पे इन चीज़ों को वर्क करने की ज़रूरत है, तब जाके हम इस कुरीति से लड़ सकते हैं। हम लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए इस पूरी दुनिया के पुरुष दहेज मांग रहे हैं और इस पूरी दुनिया की महिलाएं कह रही हैं हम दहेज नहीं देंगे, लड़कों को शादी करनी पड़ेगी, इस कुरीति को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों को पता है कि भाई अब तो कोई दहेज नहीं दे रही, मैं इससे करूँ उससे करूँ या इससे करूँ, मुझे तो सारी बराबर मिलनी है। अभी क्या होता है कि एक बेटी ने बोला मैं दहेज नहीं दूंगी, बट दूसरी के देने के लिए रेडी है, तो वो जो चीज़ उनको चाहिए वो वहाँ से मिल रही है। तो हमें दोनों पक्षों पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम ऐसी कुरीतियों को खत्म कर सकते हैं। मैंने इसी पे कुछ 2-4 वीडियोस भी ऐसे देखे थे जो ये बने हुए थे कि लड़कों का दहेज देने पे तो इशू बन जाता है लेने पे, लेकिन वहीं पे लड़कियां जब ये डिमांड करती हैं या उनके पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि हमें तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, तब इशू क्यों नहीं बनता है? एग्जैक्टली मैंने वही कहा कि सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कि थ्रू आउट आवर जर्नी हमारे पेरेंट्स जो है ना, हमें बचपन से एक चीज़ मैं मान लीजिए अभी आप और मैं बड़े हुए हैं, हम हमारे पेरेंट्स पे क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी। क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, लड़कियों को हमेशा हमने ऐसे रेस किया कि वो पहले पिता पे निर्भर है, फिर पति पे निर्भर है और बुढ़ापे में बेटे पे निर्भर है, वो जिंदगी भर निर्भर है। तो निर्भरता की उस गुण में हमने देखा कि स्टेबिलिटी ढूंढे, वो सरकारी नौकरी वाला हो, उसका स्टेटस हो, पीछे उसके पास ज़मीन हो या कुछ हो कि कल को हमारी बेटी को परेशानी ना उठानी पड़े। दूसरा, पेरेंट्स अपनी बेटी को हमेशा रेस करते बी नाइस, वो कभी उन्हें सिखाते ही नहीं कि बी लाउड। नाइस होना एक अच्छी बात है, पर आपको लाउड भी होना है, आपको खुद स्ट्रांग बनना है। ताउम्र जब बेटी बड़ी होती है, छोटी सी होती है, मैंने अपने आसपास में देखा है, मेरी ताई जी, चाची जी, वो बचपन से ही दहेज इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये साड़ी अच्छी है बेटी के लिए, ये वो है। मेरा ये मानना है कि आप उसके दहेज में जितना देंगे, आप उसको उसके पैरों पे खड़ा कर कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा वर उसके लिए देखा, आपने अपनी बेटी को विदा कर दिया, दैट्स अ गुड थिंग। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसकी बेटी खुश रहे, बशर्ते अगर उसके साथ कल को कुछ गलत ना हुआ, अगर उसको वापस घर लौटना पड़ गया तो क्या होगा? आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी है, आपने कोई स्किल ट्रेनिंग नहीं दी, आपने कोई हायर एजुकेशन नहीं दिया, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन नहीं दिया, वो क्या करेगी? वो कैसे सर्वाइव करेगी? तो ये टाइम, नाउ इट्स अ हाई टाइम कि पेरेंट्स समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदल रही, बट पेरेंट्स को ये समझना होगा कि आपको अपनी बेटी को पैरों पर खड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सोसाइटी बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो कोई भी, आपको नहीं पता है कि फ्यूचर आपको क्या देने वाला है। अगर आपके सामने कभी ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई कि आपके साथ में कोई नहीं है, तो आप सरवाइव कर जाएं, इतना आपको उनको स्ट्रांग बनाना है। बिल्कुल, ये जो इक्वलिटी वाली बात थी, ये मैं बचपन से ही शायद इस चीज़ को फॉलो करती थी। मैं हमेशा, मेरे एक ही भाई है, हम 3 बहनें हैं, और वहाँ हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा था कि अब तो बहुत फैमिलियर हो उस एरिया से, वहाँ पे ऐसा था ना कि नहीं तुम तो लड़की हो, तुम्हें ये करके क्या करना है, ये लड़का ये करेगा, ये कमाऊ है, ये फलाना है, ये ढिंका है, ये ऐसे करके उसको बोलते थे। बट मेरा अभी भी स्टिल कंटिन्यू है कि नहीं, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ पेरेंट्स से आप उनको चेंज नहीं कर सकते, वो टाइम के साथ में वो चीज़ें उनकी चेंज होती हैं तो होती हैं, बट आज की जनरेशन को भी वो चीज़ें समझानी पड़े, जो कि वो चीज़ें ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, तो वो आज के लिए सबसे वर्स्ट चीज़ है। इवन आज की जो यूथ है, मैं खुद मेरे भैया भाभी की ही बात करूँगी इस बारे में। मैं लड़की हूँ, मैं भी बेटी हूँ मेरे पेरेंट्स की, लेकिन अगर मैं कुछ करती हूँ घर पे मेरे पेरेंट्स के लिए या मेरे दादा दादी के लिए कुछ, तो उसका इशू ये बनता है कि ये क्यों करती है, हम है ना, हम बैठे ना, तो वाई, क्यों? मेरे लिए भी तो वही इक्वल है ना, वो पेरेंट्स तो वही पेरेंट्स है मेरे लिए भी, मुझे भी वही 9 महीने टाइम लगा था मम्मी को, वही आपको लगा था। तो अगर मैं आपसे सवाल नहीं करती तो आप मुझसे क्यों? एक्चुअली वो थॉट्स हैं और बहुत डीप रूटेड है। वो जब अपने आसपास देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा ना कि सोसाइटी में हमने लड़कियों का एक दायरा सीमित कर दिया, उनका एक रोल सीमित कर दिया। जैसे पहले उनका रोल हुआ करता था कि घर को संभालना है और पुरुष बाहर कमाने जाएगा या लड़का बाहर कमाने जाएगा। अभी रोल थोड़े से चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी रोल में क्या है, आपकी जैसे एम्पावर्ड महिलाएं आ रही हैं, दे बिलीव इन इक्वालिटी, आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ इश्यूज नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो पेट्रियार्कल थॉट्स के हैं वो उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
जो चीज़ें परिवर्तित हो रही है ना, उनको थोड़ा सा उस चीज़ को स्वीकार करने में टफ लग रहा है। उनको लग रहा है कि जो पिछले वाला जो सिस्टम चला आ रहा था, जहाँ पे महिलाओं का एक रोल निर्धारित था, बेटा ही करता धरता था, बेटे को ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, उस चीज़ में जब बेटियां उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में बीच में आ रही हैं, तो उनको ये लगता है कि क्यों, ये कैसे कर सकती हैं, ये तो हमें एक तरह से चैलेंज हो गया, ये तो जो सिस्टम है उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है कि इट्स वेरी टफ कि एम्पावर्ड महिलाओं और बेटियों को स्वीकार करना अभी थोड़ा सा टफ है। उसके लिए ज़रूरत है कि प्रेजेंट टाइम में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेटे और बेटी को इक्वली ट्रीट करें, क्योंकि इस सोसाइटी को अगर हमें बेहतर बनाना है, समाज को, घर को, देश को, तो हमें जिस हिसाब से हम लोग मोर फोकस्ड है ना कि हमें एम्पावर्ड बेटियां चाहिए, हमें एम्पावर्ड बेटे भी चाहिए। एंड एम्पावरमेंट का मतलब कभी भी इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट नहीं होता है सर कि बेटा कमा रहा है। हमें मेंटली एम्पावर्ड पुरुष भी चाहिए, मेंटली एम्पावर्ड भाई चाहिए, जो एक एम्पावर्ड बहन को स्वीकार कर सके। अगर कोई बहन एम्पावर्ड होना चाहती है तो उसको थोड़ा पुश कर सके। हमें एम्पावर्ड फादर चाहिए, एम्पावर्ड फादर होंगे तो एम्पावर्ड बेटियां बनाएंगे। एम्पावर्ड पति होगा तो अपनी पत्नी को एम्पावर्ड होने के लिए पुश करेगा, क्योंकि अगर पति एम्पावर्ड नहीं है, उसका पैट्रियार्कल माइंडसेट है, तो अगर उसको कोई पत्नी आपके जैसी मिल रही है, जिसकी सोच है, जो इक्वालिटी में बिलीव करती है, जो करना चाहती है, वो कभी भी उसको पुश नहीं करेगा, उसका पिल्लर नहीं बनेगा, वो उसके पैरों की बेड़ियां बनेगा। तो अगर ये जो आपने बात कही, इस सिस्टम को हमें तोड़ना है, तो सबसे पहले हमें इनके रूट्स पे काम करना होगा। जहाँ से एक बच्चा बनता है, जहाँ पे एक पिता एम्पावर्ड होता है, एम्पावर्ड बेटा बनाता है, वो बेटा भविष्य में एम्पावर्ड पति होगा, फिर वो भतीजा जो भी होते हैं वो सारे मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, तब वो स्वीकार कर पाएंगे आपके जैसी, मेरे जैसे एम्पावर्ड महिलाओं को, बेटियों को। ऐसा नहीं है, लड़के भी चेंज हो रहे हैं, बिना पुरुषों के, एम्पावर्ड पुरुषों के समाज नहीं चल सकता है। एम्पावरमेंट के इस प्रोसेस में आपको पुरुषों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा रूट से। अगर हम LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी क्लास में अगर गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम चला रही है, सोसाइटी कोई चल रही है, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है, वेदर हम लोग चाहे पीरियड्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आप महिलाओं को और बेटियों को नहीं, पुरुष को, लड़के को भी इसमें इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इस किसी भी सिचुएशन से दोनों को गुजरना होता है। बिल्कुल। और ये लड़ाई कोई विरोध पने की नहीं है कि हम महिलाएं पुरुषों की विरोधी हैं या पुरुष हम महिलाओं के विरोधी हैं। ये लड़ाई सिर्फ विचारों की है। दोनों को कहीं ना कहीं कुछ चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी कि अभी रोल्स चेंज हो गए हैं। अभी महिलाएं सिर्फ घर को संभालने के लिए नहीं है, महिलाएं लीडरशिप के भी रोल में, महिलाएं डिसीजन मेकिंग के भी रोल में। तो चीजें जब स्वीकार कर ली जाएंगी तो चीजें स्मूथ होंगी और सिंपल होंगी। बिल्कुल। बच्चों के अधिकारों के लिए मैम आपने अभी तक क्या क्या संघर्ष किए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? अभी हमारा एक ट्रस्ट है, राजस्थान अनसंग स्टार्स ट्रस्ट, और हम लोग राजस्थान के 7 जिलों में काम कर रहे हैं। 3 ट्राइबल एरियाज हैं और 4 अनादर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, जालोर, अजमेर और जयपुर। वो ड्रॉपआउट्स बेटियां जो जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण बहुत पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ चुकी हैं, 3री में, 4th में, 5वीं में, मल्टीपल कारण से। हो सकता है उनका बाल विवाह हो गया था, किसी के पेरेंट्स माइग्रेट कर गए, कोई बच्ची फेल हो गई, किसी के घर में इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो बेटियों को पढ़ा पाते, किसी को अपने घर में 7 सदस्य हैं तो एक हेल्पिंग हैंड बनना पड़ेगा कमाने के लिए, वो दिहाड़ी मजदूरी कर रही हैं या 1 रुपए में कंगन बना रही है। वो सारी वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन को छोड़ दिया। 2019 में मैं जब एक DLC कोर्स कर रही थी हार्वर्ड से, तो चाइल्ड राइट्स में लेके उसमें एक मुझे एक इंटरव्यू करना था एक NGO का। तो मैं जयपुर में ही इन बच्चियों से मिलने के लिए गई थी, ड्रॉपआउट्स बच्चियों के लिए, ऑलरेडी जो NGO इन पे काम कर रहा है। और उनसे बातचीत में एक बच्ची ने बस मुझे ये बोला था कि मैंने कहा कैसा लग रहा है आप सबको पढ़ के, मुझे पहला क्वेश्चन यही समझ में आया। तो बच्ची मुस्कुराते हुए उसने बोला कि मैम हमें क्या करना है सर्टिफिकेट लेके, क्योंकि वो 4-5 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। और उन NGO ने उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया, मोटिवेट किया, तो पेरेंट्स ने सोचा ठीक है क्या जाता है, चली जाएगी पढ़ने के लिए दिन में 4-5 घंटे। बट वो बच्ची आ तो रही थी उस सेंटर पे, बट उसने मुस्कुराते हुए बोला मैडम घर वाले बोलते हैं हम क्या करेंगे सर्टिफिकेट लेके। तो वो जो चीज़ थी, मैं घर पे जब आई और मैंने बहुत सोचा कि आज मेरी जो कज़न सिस्टर हैं जिनका बाल विवाह हो गया और मैं जो हूँ, उनमें अंतर क्या है? एजुकेशन का ही तो अंतर है। एजुकेशन को या तो हो सकता है कि उसकी सोसाइटी ने, उसके पेरेंट्स ने, उसके आसपास ने उसको वो समझा ही नहीं पाए कि शिक्षा सिर्फ आपको नौकरी नहीं देती है, शिक्षा आपका पूरा दिमाग खोलती है, आपके विचार दूसरों से अलग बनाती है। और जिस कारण से उसने कभी एजुकेशन छोड़ा था, गरीबी के कारण, परिस्थितियों के कारण, शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके कारण वो उन चीज़ों को ठीक कर सकती है।
वो चीज़ उसको शायद कोई नहीं समझा पाया था, ना पेरेंट्स, ना सोसाइटी, ना आज से पहले वो जिस स्कूल में पढ़ी थी। तो उस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया एंड 2020 में हमने राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की शुरुआत की और अब तक हम लोग 5300 ड्रॉपआउट्स बेटियों को कवर कर चुके हैं और 15,000 नो मोर ड्रॉपआउट्स अभियान हम साथ में चलाते हैं कि जो बेटियां ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रही हैं वो किसी कारण से अपनी पढ़ाई को छोड़ ना दें। एंड उसके साथ हमारा एक डोर टू डोर विजिट होता है कि हम लोग हर साल कुछ बच्चियों को सेलेक्ट करते हैं जो इस स्लम एरिया के जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम उनके घर में जाती है, उनकी पूरी परिस्थितियों को समझती है। उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये बच्चियाँ और इनके जैसी हज़ारों जो बच्चियाँ हैं उनको अगर पढ़ाना हमें है वापस, तो उसके लिए किन चीज़ों पे काम करना है ताकि वो यहाँ तक पहुँच पाए। तो 360 डिग्री पे हम लोग स्कॉलरशिप हो, अवार्ड्स हो, मेडिकल कैंप्स हो, क्योंकि वो एनेमिक होती हैं बच्चियाँ अधिकतर, चाहे वो उनका गणित मेला हो, चाहे वो उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम हो। अभी हमने मेरी उड़ान स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है जहाँ पे हम लोग उनको सिलाई ये सब सिखा रहे हैं। तो 360 डिग्री पे हमारी टीम को जो चीज़ें हमें समझ में आती है कि उनको उन चार दीवारी से बाहर निकाल के हमें लाना है, उनको हमें ज़रूरी नहीं है कि वो सभी IAS और डॉक्टर बने। अगर वो अपनी ज़िंदगी में इतना कमा ले रही हैं कि अपने जीवन के अहम फैसले खुद ले रही है, तब भी हम मानेंगे कि हमारी बेटी सक्सेसफुल है। एंड मेरा एक सिंपल सा है, आई एम नॉट वेटिंग कि हज़ारों बेटियों का भला हो। अगर मेरे एक अभियान से एक बेटी का जीवन बच जाए तो मैं मानूंगी अभियान सफल है। तो वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स। अभी आने वाले समय में आपके क्या क्या प्लान्स हैं अभी इन चीज़ों पे और वर्क करने के लिए? जी देखिए, अभी हम लोग 7 ही डिस्ट्रिक्ट को कवर कर पाए हैं। मेरा बस चले तो मैं पूरे जितनी भी बेटियां ऐसी हैं जो इस दौर से गुजर रही है मैं सबको इंक्लूड कर लूँ। लेकिन अभी तो हम लोगों ने सोचा है कि राजस्थान के हर कोने में हम लोग पहुँच पाएँ आने वाले टाइम में। दूसरी चीज़, मेरे लिए रियल एम्पावरमेंट का मतलब है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इन बच्चियों की को मैं अगर देखूँ, उनकी परिस्थितियों को देखूँ, तो वी आर वर्किंग कि हम लोग इनको इतना स्टेंड कर दें कि जीवन में ये इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाएं। अगर ये बीमार है तो अपने लिए 4 रुपए की दवाई खरीद सकें। अगर इनको भी कभी बेटी हो और उसको पढ़ाना हो तो ये निर्भर ना रहे कि मेरा पति कब परमिशन देगा, कि उसके लिए फैसले ले सके कि नहीं, हमारे जैसा जीवन आपको नहीं जीना है। तो मेन तो ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को कवर करें, राजस्थान के हर कोने में पहुँचे और इकोनॉमिकली मैं इनको एम्पावर्ड कर पाऊँ। अभी आज के दौर में मैम रेप की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, स्पेशली बच्चियों के साथ में। अभी अपने जयपुर में भी 2-4 केसेस ऐसे आए थे, प्रताप नगर के और, तो उनके बारे में आपकी क्या विचार धारणा है कि वो कैसे बदला जा सकता है? ज्योति जी, जो रेप है ना, ये सारा मानसिकता का खेल है। जो बच्चे या जो लड़के, जो अपराधी, मैं लड़के नहीं बोलूँगी, अपराधी बोलूँगी, जो ऐसा अपराध करते हैं ना, उनको शायद ना का मतलब नहीं समझ में आता, उनको कंसेंट का मतलब नहीं समझ में आता, उनको शायद ये सिखाया ही नहीं गया है कि आपको घर में जैसे आप अपनी बहन को ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही आपको बाहर में बेटियों को और महिलाओं को ट्रीट करना है। वो रूट्स में हमारे में कमी रह गई है। एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जो पुरुष ऐसा अपराध नहीं करते और जो पुरुष ऐसा अपराध करते हैं, उन दोनों में क्या ही अंतर रहा होगा। क्योंकि एक खुले वातावरण में जहाँ पे बेटियां और महिलाएं जिन पुरुषों और बेटों के साथ सेफ फील करते हैं, उन पुरुषों को उनके पेरेंट्स ने, उनकी सोसाइटी ने, उनको उनके एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा क्या दिया है जो उन बेटों को नहीं दे पाए। तो इट्स ऑल अबाउट मानसिकता, रूट्स पे काम करने की ज़रूरत है। एंड फिर मैं ये बोलूँगी, सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स सबसे पहले, अगर आप पेरेंटल अपब्रिंगिंग में आप देखेंगे तो वहाँ पे बचपन से बेटों को ऐसा रेस किया जाता है कि आप कुछ भी कर लो, आपकी सभी गलतियाँ माफ़ है। इवन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, उसमें भी ये चीज़ रहा है। बेटियाँ अगर तेज़ भी हंस देंगी तो आप तेज़ नहीं हंस सकते, डोंट बी लाउड। बेटियों को अगर कहीं बाहर जाना है, आप शाम को बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आप देखिए, हमारे भाई रात को 10 बजे वापस आएंगे, 9 बजे वापस आएंगे। उनको अपने लिए जो भी चूज़ करना है वो चूज़ करते हैं, हम बेटियां नहीं कर सकते। तो वो जो रूट्स होते हैं ना, जहाँ पे हमने बेटों पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाया, हमने उनको सिखाया ही नहीं कि जितना डिसिप्लिन बेटी को रहना, उतना डिसिप्लिन आपको भी रहना। हमने उनको बताया ही नहीं कि जिस हिसाब से आपको अपनी बहन की रिस्पेक्ट करनी है, बाहर इन फ्यूचर में महिलाओं को कैसे ट्रीट करना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उनको सिखाया ही नहीं कि ना का मतलब भी कुछ होता है, कंसेंट का मतलब भी कुछ होता है। पुरुषों को ना रिजेक्शन स्वीकार नहीं करना आता है, बेटों को रिजेक्शन स्वीकार करना हमने नहीं सिखाया। तो
सभी स्टेक होल्डर्स पे हमको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा डर भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति ये सब चीज़ें करता है तो उससे पहले डरता है। अभी अगर आप देखेंगे तो रेप के बहुत सारे मामले, उनमें 10 साल में आपको सजा मिल रही है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो वो फियर नहीं है, लोगों को लॉज का फियर नहीं है। अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे इतनी हिंसा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को काट रहा है। क्यों? मान लीजिए कि उनके थॉट्स नहीं, वो इतने हिंसात्मक क्यों हो गए कि उनको ना पेरेंट्स की इज्जत का डर है। अगर आज मैं अपनी बात करूँ, मैं कोई भी चीज़ गलत करूँगी उससे पहले मैं सोचती हूँ मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, उनका क्या होगा, सोसाइटी क्या कहेगी, पुलिस क्या कहेगी, मुझे सजा हो जाएगी, जेल भी एक प्रोविज़न है। जो बच्चा ऐसा काम करता है उसके अंदर के सारे डर क्यों खत्म हो चुके होते हैं। तो इस लेवल पे, सभी लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स सबसे पहले करें, एजुकेशन सिस्टम में हो, सोसाइटी में भी वो हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है उनको भी हम थोड़ा सा इतना बनाएं कि सिर्फ हमने पॉलिसीज एंड लॉज बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे वो पुअर है। तो उन सारी चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता मैम कि ये जो महिलाओं के लिए इतने अधिकार जो हैं हमारे कानून ने बना रखे हैं, उनका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हो रहा है? उनके गलत इस्तेमाल के चलते काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, डेफिनेटली मैं वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, पर मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि जो भी हमने कानून बनाए हैं उनका पूर्ण रूप से सदुपयोग है, बिल्कुल उनका दुरुपयोग है। और ये बहुत से केसेस में हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो दहेज का हो या हम लोग किसी और चीज़ को ले लें, डोमेस्टिक वायलेंस को ले लें। मेरा ये मानना है कि इट्स नॉट अबाउट महिला या पुरुष, ये महिला और पुरुष की लड़ाई नहीं है। जैसे आप अभी सोशल मीडिया पे देखेंगे कि बहुत से वीडियोज़ हैं वो फ्लॉन्ट हो रहे हैं कि जहाँ पे महिलाएं पुरुषों को पीट रही हैं और महिलाएं काट रही हैं, जैसा कि अभी बहुत सी न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं। तो एक लड़ाई शुरू हो गई है, पुरुष महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, महिलाएं पुरुषों पे कर रही हैं। मेरा ये मानना है कोई जेंडर की लड़ाई नहीं है कि महिला पुरुष की, ये लड़ाई है अपराध की। अपराध जो भी कर रहा है, वेदर वो पुरुष है या महिला है, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, दंड के भागीदार हैं, आपको उनको देना होगा। और मेरा ये मानना है कि मान लीजिए अगर मैं दहेज अधिनियम की बात करूं, तो मान लीजिए 100 में से 60% केस अगर झूठे हैं, तो हमने ये अधिनियम उन 40% महिलाओं के लिए बनाया जो सही में इनसे उत्पीड़ित है। तो लॉ में हम लोगों को समय समय पे ऐसे अमेंडमेंट करने होंगे। हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो संसद है, उनको देखना होगा, क्योंकि ये काम उन्हीं का है कि कहाँ पे इन चीज़ों का दुरुपयोग ना हो, इन चीज़ों को समय समय से हम लोग कैसे अमेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई लॉ बहुत लंबे समय तक रहता है तो इंडियन सोसाइटी में सब उसका लूप होल ढूंढ लेता है। अगर मैं दहेज अधिनियम का बताऊं 1961, तो उसमें बोला है कि दहेज लेना और देना अपराध, लेना और देना दोनों अपराध है, बिल्कुल। लेकिन गिफ्ट आप दे सकते हैं। अब गिफ्ट के नाम पे लोग करोड़ों ले लेते हैं, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको समय समय पे जो, अगर कोई लॉ जो होता है अगर इफेक्टिवली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसके लूप हॉल्स समझ में आते हैं। उन लूप हॉल्स को टाइम टाइम पे दूर करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली नाउ इट्स अ हाई टाइम कि हम लोग सिर्फ महिला अधिकारों की बात करते हैं, नहीं, हमें पुरुष अधिकारों की भी बात करनी है। क्योंकि माना कि बहुत लंबे समय से महिलाएं पीड़ित रही हैं, उत्पीड़ित रही हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में, बट हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सभी पुरुष समान हैं। पुरुष भी पीड़ित हैं, हमें उनकी बात करनी होगी, हमें उनके राइट्स का भी ध्यान में रखना होगा, उनको भी उतना अधिकार मिले, उनको भी न्याय मिले, उस और हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल। ये जो आपने रेप के लिए जो चीज़ें बताई मानसिकता वाली, ऐसा एक केस आया था मेरे पास में एक बार। 13 साल का बच्चा था और उसी की रियल सिस्टर थी जो कि शायद करीब होगी 3 या 4 साल की। उसने उस बच्ची का रेप किया, बहुत ब्रूटल रेप किया था उसने। और जब पुलिस वहाँ पे आई और इंक्वायरी एंड ऑल सब शुरू हुआ, तो उन्हीं के पेरेंट्स जो थे उन्होंने उस बच्चे को ही एकदम छुपा दिया कि नहीं नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बट वो बच्ची, मैं अभी भी उस बच्चे को देखती हूँ, वो अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है। इवन हो गए होंगे 3 या 3.5 साल हो चुके हैं इन चीज़ों को, बट स्टिल वो बच्ची ना अभी भी ट्रॉमा में है। ज्योति जी, अगर आप NCRB का डेटा देखेंगे और जहाँ पे जब महिलाएं और इनके खिलाफ जब उत्पीड़न की कोई भी बात देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो घरेलू है। परसेंटेज अगर आप देखेंगे, चूँकि हमने परिवार को मेन कड़ी माना है समाज में, तो हमें ये लगता है कि परिवार में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। महिलाएं अगर जिनके साथ में कभी कुछ होता है, तो हमने सोसाइटी का सेटअप ऐसा बना दिया कि आप तो इज्जत का प्रतिनिधित्व है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो पेरेंट्स उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लीजिए कोई रेप सर्वाइवर है, सोचिए वो उनके साथ वो गलत जघन्य अपराध भी हुआ, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, पेरेंट्स उनको सुना रहे हैं, कितना
कितना तिहरा बोझ होगा उस पर। तो हमारी सोसाइटी का कुछ ऐसा सेटअप है कि हम लोग अपराधी को पत्थर नहीं मारते हैं, अपराधी को दोषी नहीं ठहराते हैं, जिसके साथ जो अपराध हो गया उसी को बोलते हैं कि जरूर तुमने कुछ किया होगा, जरूर तुम में कुछ कमी रही होगी कि तुम्हारे साथ ये हुआ। ये मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बेटियों के साथ अगर कुछ गलत होता है, अगर वो उसी पॉइंट पे उनके पेरेंट्स इतने ओपन होते, इतना भरोसा उन्हें देते कि बेटा आप स्कूल जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, कुछ भी गलत हो, दुनिया में पुलिस से पहले, थाने से पहले, दूसरों से पहले हम आपके पेरेंट्स हैं, हम आपके सबसे करीबी हैं, आप हमें बताइए। ये विश्वास पेरेंट्स बच्चे को कभी नहीं देते। उसके चलते बच्चा 2-2, 3-3 साल तक छुपा जाता है और उसके साथ रेगुलर ये चीज़ें होती रहती हैं। पेरेंट्स को ये भरोसा बच्चों को देना होगा। पेरेंट्स जिस दिन ये भरोसा बच्चों को दे देंगे, बहुत से जो अपराध हैं हम लोग उनको उन्हीं डोर स्टेप पे ही रोक देंगे। आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे, कोई भी अपराध जो होता है ना, सभी अपराध एकदम से नहीं होते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि बाल विवाह के रेशियो में कुछ ड्रॉप हुआ है या अभी भी वही सब चल रहा है? अभी भी बाल विवाह के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या कुछ बदलाव आया है अभी? नहीं, बहुत बदलाव आया है। अगर हम लोग 1930 शारदा एक्ट आया था और उसके बाद में जो बाल विवाह अधिनियम आया, तो अभी चीज़ें बहुत परिवर्तित हो गई हैं। अभी बाल विवाह के लेवल पे बहुत अंकुश लगा है लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया। अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। अगर आप कुछ जातियों में देखें, ग्रामीण क्षेत्र में देखें, तो आई विल नॉट से कि उतना है जितना पहले था, बट हम ये भी नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। बाल विवाह के केसेस जो हैं, आपको क्या लगता है कि वो गांव में ज़्यादा हैं या शहरों में ज़्यादा हैं? ग्रामीण क्षेत्र में, ऑब्वियसली ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में जो मॉडर्नाइजेशन का दौर है वहाँ पे लोग समझ गए हैं, सीख गए हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल में जो चीज़ें हैं उनको देख के बदल रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो कहते हैं ना कि चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं लेकिन चेंजेस थोड़े धीरे आते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मिलेंगी। एंड बाल विवाह इज़ नॉट अबाउट ग्रामीण या शहरी, इट्स अबाउट मेंटालिटी। कि जो बाल विवाह के बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कारण हो, जहाँ पे ये जो रिचुअल्स बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियों की जो पुबर्टी वाली एज है, मासिक धर्म आए, उससे पहले हम लोग इनकी शादी कर दें ताकि कल को कुछ गलत ना हो जाए या बेटियां कुछ गलत ना कर दें। पेरेंट्स को लगता है कि भाई ठीक है, उनका भी पेरेंट्स का बाल विवाह हुआ है तो उनको भी वही सेटअप समझ में आता है। पेरेंट्स को लगता है कि भाई ठीक है, बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने से क्या मतलब है, पराया धन है, तो जितना जल्दी बेटियां हैं उनको जल्दी विदा कर दिया जाए कि दो के साथ। बेटी के चक्कर में तो बेटों के भी तो बाल विवाह हो रहा है। एग्जैक्टली वो सेम। लेकिन बहुत से केसेस में आप देखेंगे कि बेटी नाबालिग है, लड़का बहुत दुगना बड़ा है, लड़का बालिग है। आप अगर यहाँ पे हमारे केसेस देखेंगे तो ऑब्वियसली बाल विवाह जो भी कोई कुरीति है उसमें सिर्फ बेटी ही नहीं जाती है, बेटी को भी इक्वली उतना ही उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि बेटों के भी बाल विवाह हो रहे हैं। लेकिन बाल विवाह के केसेस में बहुत से केसेस ऐसे भी हैं कि जहाँ पे बेटी जो है वो नाबालिग है और बेटा है वो बालिग है, तो बहुत से क्षेत्र में। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, पहले की तुलना में बहुत कम हुई है। जहाँ पे एकदम भरमार हुआ करते थे, लेकिन अभी चीज़ें कम हो रही हैं। इनके बदलाव के लिए और क्या क्या ऐसे स्टेप्स किए जा सकते हैं कि चीज़ें और बदली जा सकें कम समय में, और वो भी ज़्यादा जल्दी बदलाव हो सके? देखिए, मुझे ये मानना है, मैं फिर वही कहूँगी, मैं हमेशा एक चीज़ देखती हूँ कि कोई भी जो कुरीति है उस पर सभी को उस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं ज़मीनी स्तर की बात करूँ कि जैसा हम लोग पिक्चर दिखाते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। अगर हम लोग अवेयरनेस की बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें, हम लोग बेटियों की स्कॉलरशिप की बात करें, वो पेरेंट्स तक जाती नहीं है। गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिसीज़ बना दी हैं, इतने नॉर्म्स हैं, इतने लॉज हैं कि अगर हम सही मायने में पेरेंट्स तक वो चीज़ भेज देना तो बहुत सा अंतर जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। कि हम पेरेंट्स को ये बता दें कि बेटियों का एजुकेशन अब आप पे बोझ नहीं है, सरकार ने बहुत कुछ फ्री किया है, बेटियों को अपर लेवल पे पढ़ाने के लिए उनको उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी है। बेटियों का अगर आप बाल विवाह करते तो इस अधिनियम के तहत आप भी दोषी हैं। इवन फादर के साथ जो भी पुजारी है, जो भी बाराती है, सब लोग, अगर आप बाल विवाह अधिनियम देखेंगे तो उतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन तो मुझे लगता है कि सारे लेवल पे काम करने की जरूरत है, जब तब चीज़ें ठीक होंगी। सिर्फ हम लोग सोचे कि एक दिन पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज कौन करेगा? सोसाइटी करेगी, लॉ करेगा, लॉ का डर हो उनमें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, वो तो उन तक पहुंचे, तब जाके चीज़ें चेंज होंगी। और एक उनको हम बताएं कि भाई बेटियां बाप पे बोझ नहीं है,
आप क्यों उनका बाल विवाह जल्दी करना चाहते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम उनको बताएं कि जिन बच्चियों का बाल विवाह होता है वो नॉर्मल लड़कियों की तुलना में ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं, मातृ मृत्यु दर जल्दी बच्चा वो करती हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें ज़्यादा वो रहती है, दोहरा बोझ उन पे रहता है कि एक तो वो बच्ची, ऊपर से उस पर वो दोहरा बोझ होता है कि आपको पूरा परिवार भी संभालना है लेकिन आप मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो ये सारे काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं फिर। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे जो बेटियां जिनकी अर्ली मैरिज हुई है, अर्ली प्रेगनेंसी के कारण वो एनीमिक होती हैं, उनको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलते, उनको प्रॉपर चेकअप नहीं मिलता, उनका प्रॉपर डिलीवरी नहीं होता, तो अगर आप देखेंगे मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, जो बच्चा होता है वो भी बहुत कमज़ोर होता है, तो बहुत सारे इश्यूज उन लोगों में होते हैं। ये अभी जो मैम हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा रेंडमली बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है उनका? देखिए, अगर मैं चूँकि मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल का नहीं बता सकती लेकिन मैं सोशल लेवल पे बताऊँ, सोसाइटी में डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर बहुत है, हर व्यक्ति पे प्रूव करने का प्रेशर, हर व्यक्ति कंपटीशन में ऊपर जाने का प्रेशर। एंड मैं अगर हर चीज़ से हटकर बोलूँ, लोगों के पास सब कुछ है तब भी परेशान है और लोगों के पास कुछ नहीं है तब भी वो खुश है। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। तो अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे लोगों में हिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत है, लोगों में एकाकीपन बहुत है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, हमारे आसपास में लोग दिखते थे, अगर हमारे साथ कोई दिक्कत है तो उसको हम 4 लोगों से बांट सकते थे, मम्मी से नहीं, पापा से नहीं तो चाची से, चाची से नहीं तो दीदी से, काकी से, हमारे कज़न ब्रदर से, कज़न सिस्टर से। अभी जो जैसे ही हम लोग जॉइंट फैमिली के उस कॉन्सेप्ट से दूर हो रहे हैं, अभी हम लोगों में अगर एकाकीपन भी है तो वी आर हैविंग दैट मोबाइल ओनली। हम अकेले हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम एंजाइटी में। बट आप सोचिए उस पूरे मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स को अगर हम लोग खंगालेंगे, कॉन्टैक्ट्स को, एक व्यक्ति हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर लें। ट्रू। तो हमने चीज़ों को बहुत मोल्ड कर दिया है। हम लोग इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारा जो साथी, हमारा जो नींद, हमारा जो अपना अगर कोई रह गया ना तो वो मोबाइल रह गया है। तो इन चीज़ों में लोगों में बहुत लोनलीनेस ला दिया है, अकेलापन ला दिया है, तो जिसके कारण भी लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। और लाइफस्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज माई सिस्टर इज HOD फूड एंड न्यूट्रिशन। तो लाइफस्टाइल अभी लोगों का बहुत पुअर हो गया है, जंक फूड की तरफ लोग जा रहे हैं, लोग बहुत छोटे छोटे ऑल्टरनेट्स देख रहे हैं। कहाँ हम लोग कभी मोटा अनाज खाया करते थे, छाछ, दही सब नेचुरल खेती में खाया करते थे, आज हर चीज़ में केमिकल है। आप देखेंगे प्रोसेस्ड फूड, देखिए अब लोग ऐसे हो गए तुरंत जैप्टो, ब्लिंकिट से ऑर्डर कीजिए, जो बना हुआ है तुरंत खाइए। तो लाइफस्टाइल अभी हम लोग देखते हैं कि पहले हमारे पेरेंट्स सूर्योदय से पहले हम लोग उठ जाते थे, अभी हम लोग 9 बजे 10 बजे कभी भी उठ रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, वो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है। तो बहुत सारे फैक्टर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैमिली के बारे में आपके थॉट्स क्या मैम? व्हाट इज़ फैमिली? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, एक परिवार वो होता है कि आप शाम को थक के जिस और जाना चाहें वो परिवार है। परिवार वो है जहाँ पे आपको पूरी दुनिया से लड़ाई करनी पड़े, लेकिन परिवार वो है जो आपकी लड़ाइयों में आपके साथ होता है। मैं मानती हूँ कि परिवार वो है कि पूरी दुनिया में कलेश है लेकिन वहाँ शांति है। आई थिंक परिवार वो है जहाँ पे आपको नेचुरल पुश मिलता है। आई थिंक परिवार वो है जहाँ पे आपको नेचुरल केयर मिलती है। आई थिंक परिवार वो है जो आपको समेटता है। तो मेरे लिए परिवार की यही डेफिनेशन है कि आप जो मैं हूँ, जो आप स्वयं हैं, उनके सामने होते हो, आपको उनके सामने, यस, आप एक नेचुरल जो पर्सनालिटी है अपनी सारी कमियों के साथ में आप उनके सामने एक पैकेज होते हो। बेशक आप पूरी दुनिया के सामने अपना बेस्ट पार्ट दिखाते हो, लेकिन परिवार वो है जो आपकी खूबियों के साथ ये भी जानता है कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, और वो उन चीज़ों को ठीक करने में या उन चीज़ों में लड़ने में आपका सहयोग करता है। तो आई बिलीव दिस इज़ फैमिली। अभी आने वाले टाइम में आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं मैम? अभी वी आर वर्किंग ऑन स्किल ट्रेनिंग, और स्पेशली हम लोगों ने परसों अभी शक्ति संवाद अभियान की शुरुआत की है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जयपुर में। एंड उसमें हमारी एडवाइजरी कमेटी में हमारे जुडिशरी से, हमारे पुलिस से, ब्यूरोक्रेसी से, हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हमारी टीम में हैं, जो 22 लोग हमारी एडवाइजरी कमेटी है जो इस अभियान का फेस रहेंगे।
इतने लंबे समय तक काम करते हुए हमें एक चीज़ समझ में आई है कि दुनिया में जितनी भी दिक्कतें हैं, वैसे वो महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, बेटे या बेटियों के लिए, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है, दिस इज स्पेशली एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड्स गर्ल्स एंड वुमेन्स। तो उसको लेके हम लोग पूरे पंचायत, पूरे हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस में हमारी ये पूरी एडवाइजरी कमेटी आने वाले टाइम में इस पे काम करने वाली है। लड़कियों के मैम आप मेडिकल पे भी वर्क कर रहे हैं? जी हाँ, हमारी एक टीम है जो डॉक्टर्स की टीम है, एंड उसमें स्पेशली हम लोग इनका मंथली अवेयरनेस प्रोग्राम तो रखते हैं जो सेंटर पे विजिट होता है। उसके अलावा हम लोग इनका मेडिकल कैंप रखते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो बेटी, अगर 35 लड़कियां सेंटर पे हैं तो 32 उनमें एनीमिक है, बिकॉज वो उस परिवार से बिलोंग करती हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं ना कि महिलाएं सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन जब अपने ख्याल की बात आती है तो सबसे लास्ट में होती हैं। तो वो जो चीज़ है उसको देखते हुए दे डोंट हैव नॉलेज। अगर आप आंगनबाड़ी पे अगर उनको मेडिसिन भी देते हैं, एनीमिक जो महिलाओं में जो चीज़ होता है, तो उनको लेना नहीं प्रेफर करती है, उनमें वो अवेयरनेस नहीं है। तो वो उस पार्ट को देखते हुए हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है वो उनको रेगुलर अवेयरनेस के लिए तो जाती है, जिसमें हमारे मनोचिकित्सक हैं, जिसमें हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, जिसमें हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो तो लोग हैं। उसके अलावा हम लोग इनके लिए टाइम पे मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं कि हम लोग जितना हो पाए इनके लिए बेटर कर पाए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आमंत्रित किया, थैंक यू सो मच। उम्मीद है भाग्यश्री जी के साथ में बातचीत पसंद आई होगी आपको। जुड़े रहिए द लेजेंड शो से। नमस्ते।